नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो नैनीताल से है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने कोटद्वार में राजाजी नेशनल पार्क के पास स्टोन क्रशर बंद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को आदेश दिया है कि निर्माण उनके मानकों के खिलाफ है तो 3 महीने में निर्माण को ध्वस्त कर दें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण बोर्ड से पहले दी सरकार की अनुमति कानून के खिलाफ है और ऐसी अनुमति कानून में मान्य नहीं है। बड़ा फैसला, बड़ा आदेश नैनीताल हाईकोर्ट का। राजाजी पार्क के पास स्टोन क्रशर को बंद करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को आदेश दिया गया है और कहा गया है कि अगर यहां पर कुछ भी मानकों के खिलाफ निर्मित किया गया है तो 3 महीने के भीतर उसे ध्वस्त कर दिया जाए। हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैनीताल से। वीरेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस आदेश से संबंधित? देखिए अमित, जिस तरह से हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं तो ये कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा जिस तरह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पहले अनुमति दे दी जा रही थी किसी भी स्टोन क्रशर निर्माण की, तो उसको एक गंभीर माना है और कोर्ट ने कहा है कि ये गंभीर विषय है और कानून में ये मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जब एक जो कोटद्वार वाला मामला हाईकोर्ट में आया तो उसके दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने जवाब में कोर्ट को ये कहा था कि जो कई मामले ऐसे हैं जिनमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बगैर सरकार उनको अनुमति दे रही है स्टोन क्रशरों की, तो कोर्ट ने इसको गंभीर माना है। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसको कहा है कि अगर ये मानकों के खिलाफ है इसको तत्काल हटाएं, रिमूव करें, 3 महीने के भीतर निर्णय लें। इसके अलावा जो स्टोन क्रशर राजाजी नेशनल पार्क के पास बना हुआ है वो रिमूव उसको बंद करने के ऑर्डर कर दिए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर है और ये उन स्टोन क्रशरों को के लिए भी एक चिंता आने वाले दिनों में हो सकती है, उन पर भी बंदी का खतरा हो सकता है। जो जिन मामलों में सरकार ने पहले अनुमति दे दी थी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पहले स्टोन क्रशरों को, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई जो स्टोन क्रशर हैं वो जांच के दायरे में स्टेट में आ सकते हैं। इसके बाद अगला कदम बोर्ड का क्या होगा? क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है इस फैसले पर? देखिए अमित, अभी सरकार की ओर से रिएक्शन नहीं है। अभी हालांकि ये ऑर्डर अभी हाईकोर्ट ने दिया है। हो सकता है कि 1-2 दिन में सरकार इस पर निर्णय लेगी और सरकार हो सकता है कि पॉलिसी में कोई चेंज लाए और अब आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि सरकार को निर्णय लेना होगा कि सरकार अनुमति तभी दे जब जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति इन स्टोन क्रशरों को मिल जाएगी। सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 4000 से अधिक परिवारों को घर खाली करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पट्टी पर बने मकानों और दूसरे ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद रेलवे बोर्ड अपने काम में जुट चुका है, कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होगी। हल्द्वानी में एक बड़े मामले को लेकर एक बड़ा फैसला हल्द्वानी हाईकोर्ट ने दिया, जिसमें जो रेलवे के किनारे कई मुस्लिम बस्ती थे उन्हें खाली कराने का आदेश दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उस पूरे फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस पूरी अर्जी पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। आप लोगों की फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या है अनुराग, और क्या कुछ मांग किया गया है? पहली बात तो आप उसे सिर्फ मुस्लिम बस्ती कहना बंद करिए। शब्द गलत है और इस शब्द पे मुझे आपत्ति है। वहाँ इंसानों की बस्ती है और उसमें हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। उसमें सरकारी स्कूल हैं, उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें ब्रिटिश काल के स्कूल हैं और हजार लोग हैं। 4365 परिवार हैं जिनकी जिंदगियों का सवाल है, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसमें हिंदू मुसलमान सब हैं। हम उनके लिए आज हमने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और हमें 5 तारीख की डेट मिली है और हमें पूरा यकीन है। हमारे साथ विधायक सुमित हृदय जी हैं, वहाँ के विधायक हैं हल्द्वानी के, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि ये आम आदमियों की जिंदगी का सवाल है। क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जिस उम्मीद से मिलने आए कि राहत मिलेगी? क्या? बिल्कुल मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, न्याय प्रक्रिया न्यायपालिकाओं पे और सर्वोच्चतम न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारे पास सबूतों का पहाड़ है, सबूतों का पहाड़, जिसकी यहाँ पे
ढंग से पैरवी भी होगी। सलमान खुर्शीद साहब हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे को पूरा विश्वास हम जीतेंगे। 5 को इस पूरे मामले पांच को इसकी सुनवाई है, उस दिन हमारी आशा है स्टे मिलेगा। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में वनभूलपुरा की 78 एकड़ जमीन पर बने 4000 से अधिक घरों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इन घरों को हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बना हुआ माना है और दूसरी तरफ लोग इसे रेलवे की जमीन मानने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, जहां गुरुवार को मामले की सुनवाई होनी है। और अभी आपने सुना भी, इस पक्ष का मानना है कि हमारा दावा मजबूत है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। सॉल्यूशन निकल कर आया, निचोड़ निकल कर आया। वो सिर्फ इतना था कि रेलवे ने बोला हमारे पास एक नक्शा है और उस नक्शे के अंदर ये जमीन हमारी है। अगर आप लॉजिकली सोचिए, जो चाइना है, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन है, वो ये बोलता है कि मुरादाबाद का जो पुल है वो जमीन चाइना की है उनके नक्शे के आधार पर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नक्शे के आधार पर चाइना को हम जमीन दे दें। देखिए, अब हमें सुप्रीम कोर्ट से ही राहत की उम्मीद है और जहां तक अपने मकान का सवाल है, अब हम जैसे लोग तो चले बहुत गिने चुने लोग हैं, 150 लोग ऐसे होंगे जो अपने कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने बेचारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने झोपड़ी बनाने में, अपने कच्चे पक्के मकान बनाने में लगा दी है और उनके आज उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वर्चस्व को लेकर जंग जारी है। अधिकारियों की आपसी खींचतान के कारण करीब 125 साल पुरानी योग और वैदिक शिक्षा के लिए विख्यात विश्वविद्यालय की साख पर बट्टा लग रहा है। ताजा घटनाक्रम के मुताबिक विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और बीजेपी के सांसद सत्यपाल महाराज को विश्वविद्यालय का संचालन करने वाली आर्य 3 प्रतिनिधि सभाओं ने पद से हटा दिया है। आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने सत्यपाल सिंह पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सत्यपाल सिंह ने 30 दिसंबर को निलंबित चल रहे कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री को पद से बर्खास्त कर दिया था और इस बीच सांसद सत्यपाल सिंह का 30 दिसंबर को पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद भी सामने आ रही है। इस्तीफे में सत्यपाल सिंह ने संस्थाओं पर भ्रष्टाचार करने और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की बेशकीमती संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का परिसर हरिद्वार में कई सौ एकड़ में फैला हुआ है। एक बड़ी खबर देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ पहुंचे और कॉलेज के नवनिर्मित भवन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के 40,000 बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी सहित कई लोग मौजूद थे। आज इतना बड़ा परिसर, इतना बड़ा विस्तार देने का काम किया है, तो आपने कहा है कि यहाँ पर इसके नाम की जो है, क्योंकि उनके नाम से होना चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूँ कि जो हमारा विभाग है उसको इस घोषणा को मूर्त रूप देने का काम करेगा कि इनके नाम से आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे, छात्र छात्राएं नौनिहाल, उनको हरवंश कपूर जी के, स्वर्गीय हरवंश कपूर जी के जीवन में उन्होंने कितने संघर्ष किए और लगातार जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में लगातार चुने जाने का एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। कहीं न कहीं जहां हमारे छात्र छात्राओं के लिए, हमारे नौनिहालों के लिए वो प्रेरणा स्रोत है, वहीं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में रहें, उनको जानते रहें। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि विद्यालय उनके नाम से होगा। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती ऋषभ पंत की सेहत में मंगलवार को सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स ने पंत को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। शुक्रवार को सड़क हादसे का पंत शिकार हो गए थे, जिसके बाद पंत के मैक्स अस्पताल में भर्ती होने की बात सामने आई, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी आज मैक्स अस्पताल पहुंचे और ऋषभ पंत का हाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बोले कि ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर हैं। पंत का अभी लिगामेंट का एमआरआई नहीं हुआ है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंत के घुटनों में सूजन और दर्द भी बरकरार है। जैसे सूजन कम होगी तब घुटने की एमआरआई कराई जाएगी। देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो खतरे से बाहर है और लगातार सुधार हो रहा है और हर प्रकार से
यहाँ का जो हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं खुद हूँ, हम लगातार जो है उनके संपर्क में हैं और मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगा। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करने पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि पहले से हालत में सुधार है और आज स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का भी ये कहना है कि अब ऋषभ पंत की हालत खतरे से बाहर है, बहुत तेजी से रिकवरी हो रही है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अमित, क्योंकि शुक्रवार को जब ऋषभ पंत के साथ सड़क हादसा हुआ था उसके बाद से वो उनका जो ट्रीटमेंट है वो देहरादून के मैक्स अस्पताल में चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो ट्रीटमेंट की पहली बात करें तो ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं, उनको आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि जैसे ही उनके जो घुटने में सूजन है वो सूजन कम होती तो उनका MRI किया जाएगा घुटने का, क्योंकि घुटने में लगातार सूजन है और दर्द भी उनको घुटने पे ही बताया जा रहा है। जो छोटी मोटी चोटें हैं वो अभी तक ये भी जानकारी मिली, जो छोटी मोटी उन पे चोट लगी थी उन पे काफी रिकवर किया जा रहा है और काफी वो सही भी हो चुकी हैं। ऋषभ पंत क्योंकि यहाँ पे मैक्स अस्पताल में यहाँ पे हैं तो ये लगातार यहाँ पे VIP और VVIP का जो तांता यहाँ पे लगा है। अगर हम बात करें तो जैसे कल मुख्यमंत्री खुद ऋषभ पंत की हालचाल लेने आए थे और आज यहाँ पे कई BJP के नेता, अभी कुछ देर पहले महेंद्र भट्ट जो कि BJP के अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत वो यहाँ पहुंचे और ये भी एक जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर बाद यहाँ पे MS धोनी भी पहुंच सकते हैं ऋषभ पंत की कुशल क्षेम पहुंचने के लिए, क्योंकि आज ये भी जानकारी मिली है कि आज जो सुरेश रैना है उन्होंने वीडियो कॉल पे ऋषभ पंत से बातचीत की, उनका हालचाल जाना है। जी, आप ये बता रहे हैं कि आज महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंच सकते हैं मुलाकात करने के लिए। इससे पहले हमने कल देखा था मुख्यमंत्री पहुंचे थे, धन सिंह रावत ने आज पहुंचकर हालचाल जाना है। उससे पहले अनुपम खेर भी पहुंचे थे, अनिल कपूर भी पहुंचे थे। कुछ और नाम जो लिस्ट में हो, जो छूट रहे हो, उनका भी जिक्र कर दीजिए। इसके अलावा क्या ऋषभ पंत आसानी से सबसे बातचीत कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर आज की बात करें तो ऋषभ पंत जब जो पहले आईसीयू में थे तो आईसीयू में बातचीत करने में काफ़ी दिक्कतें भी उनको हो रही थी, काफ़ी लोग भी वहां जा रहे थे लेकिन उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से वो आईसीयू से उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया है तो वो ये बताया जा रहा है कि वो आराम से बातचीत कर रहे हैं और अपनी जो कुशल क्षेम की बातचीत सबको बता रहे हैं और क्या क्या उनको परेशानी है वो भी अपने जो उनसे परिचित हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे भी वो पूरी ढंग से बातचीत कर रहे हैं। अगर जहाँ तक कि मिलने वालों की हम बातचीत करें तो क्योंकि VIP यहाँ पे काफ़ी पहुंचे हैं, यहाँ पे नेता विपक्ष से लेकर उत्तराखंड के जितने मंत्री वो यहाँ पहुंच रहे हैं। खुद कुछ ही देर पहले यहाँ पे जो BJP के अध्यक्ष है वो यहाँ पहुंचे हैं, वो अभी ऋषभ पंत के साथ ही बातचीत करने गए हैं। अभी वो ऊपर मैक्स अस्पताल के अंदर ही हैं और कुछ ही देर बाद एक बार फिर मंत्री धन सिंह यहाँ पहुंच सकते हैं। और ये भी जानकारी जो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि कुछ ही देर बाद MS धोनी, ये भी जानकारी मिली कि MS धोनी यहाँ पहुंचेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जानकारी के मुताबिक कि जो MS धोनी है वो कल देहरादून पहुंच गए थे और कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंच सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सत्येंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऋषभ पंत के दाएं घुटने में चोट लगी है, उनके घुटने के लिगामेंट फट गए हैं। आखिर इंसान और खासकर एक स्पोर्ट्समैन के लिए कितना जरूरी है लिगामेंट का ठीक होना? डॉक्टर का कहना है कि लिगामेंट हड्डियों को बांधे रखता है और मुड़ने और दौड़ने की दशा में लिगामेंट हड्डियों को अपनी जगह पर संभाले रखता है। डॉक्टर के मुताबिक लिगामेंट ठीक होने में 6 से लेकर या फिर उससे ज्यादा हफ्ते तक का समय लग सकता है। इस लेवल पे कॉम्पीट कर रहा है जो भारतीय 11 में साक्षात है और काम कर रहा है, उसका लिगामेंट का ठीक होना अति आवश्यक है और स्पेशली घुटने का, क्योंकि वो तो भागने, दौड़ने, डाई मारने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ठीक होते होते टाइम लगता है। एक मोटे तौर पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये घुटने का मॉडल है मेरे सामने। इसमें घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं। ये है MCL मीडियल कोलैटरल, ये LCL है और इसके अंदर देखें तो 2 घुटने के ये हैं, ये ACL है और पीछे से देखें PCL। ये 4 आवश्यक लिगामेंट, और भी कई होते हैं लेकिन सबसे आवश्यक ये हैं। इनका ठीक होना बहुत ही जरूरी है।
और एक बड़ी खबर रुड़की से आ रही है। ऋषभ पंत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हादसे के बाद हरकत में आया है एनएचएआई। जंपिंग वाली जगह पर मरम्मत कार्य किया गया है। कुंभकर्ण की नींद से अभी तक सोया हुआ था एनएचएआई और हादसे का इंतजार कर रहा था। एनएचएआई जंपिंग के कारण 2 हादसे अभी तक हो चुके हैं। ऋषभ पंत का उपचार चल रहा है और इन सब के बीच अब ये खबर सामने आई है कि एनएचएआई के कुछ कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। मरम्मत कार्य यहां पर किया जा रहा है। चूंकि ऋषभ पंत ने कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान कहा था कि रोड पर गड्ढे की वजह से गाड़ी से उनका नियंत्रण खो गया था और यह हादसा हुआ था, जिसके बाद अब राष्ट्रीय राजमार्ग की एक टीम मौके पर पहुंची है। वहां पर मरम्मत कार्य किया गया है। और एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर टॉन्स नदी में डूबे युवक का एक दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। साल के आखिरी दिन का जश्न मनाने दोस्तों के साथ वो मोरी के सांद्रा गया था। 31 दिसंबर की रात सांद्रा मैदान में जश्न के दौरान फिसलने से युवक गिर गया टॉन्स में। उसके बाद उसका तब से सुराग मिल नहीं पाया है। उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दूसरा युवक जो कि फिसला था वो झाड़ियों में फंस गया था। बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया था। वहीं एसडीआरएफ की टीम लगातार टॉन्स नदी में डूबे युवक की खोजबीन कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि नदी में लापता युवक बड़कोट तहसील के तिरखली गांव का रहने वाला है। पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक के पांथर गांव में गुलदार का आतंक बरकरार है। गुलदार ने जंगल में घास लेने गई महिला पर हमला कर दिया। महिला के साथ मौजूद दूसरी महिलाओं के शोर मचाने के बाद गुलदार मौके से फरार हो गया, लेकिन गुलदार के हमले में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। वहीं महिला को प्राथमिक उपचार के बाद कोटद्वार बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर महिला की हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया। खाने जा रही थी, मुझे बाघ ने हमला कर दिया। मेरी सहेलियों ने मुझे बचाया और सब हमको मेरे को हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में तब डॉक्टरों ने वो कहा पट्टी पुट्टी करी। लेने वो घास लेने जा रखे थे तो अचानक बाघ ने अटैक कर दिया और जिसके कारण उनकी आंख में भी लग गई और हाथ पे भी। बस हमने भगाया फिर बाघ को, फिर बाघ तो भाग गया, लेकिन उनको काफी जख्मी करके। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर डुंडा के ओलिया में भालू ने एक महिला पर हमला कर दिया। महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। घटना उस वक्त हुई जब महिला शाम के समय करीब 3 बजे अपने खेत में घास काटने गई थी। तभी घात लगाए भालू ने महिला पर हमला बोल दिया। वही मौके पर मौजूद दूसरी महिलाओं ने शोर मचाकर महिला को बचाया। गांव के लोगों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ओलिया गांव में इससे पहले भी भालू ने कई बार हमला किया है। भालू ने इन पर जानलेवा हमला किया और यह पहला मामला मेरे क्षेत्र का नहीं है। इससे पूर्व कम से कम मुझे लगता है आधा दर्जन मामले अपने पूरे क्षेत्र में इस प्रकार के संज्ञान में आ चुके हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास पनोत से लेकर मुहान तक गुलदार का आतंक बरकरार है। वहीं एक गुलदार लाइव स्ट्रीम कैमरे में कैद हुआ है जो लंगड़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गुलदार क्यों लंगड़ा रहा है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हरिद्वार से एसटीएफ ने नशे की खेप बरामद की है। एसटीएफ ने 1,20,000 से ज्यादा नशीली गोलियां बरामद की हैं और इसके साथ ही एसटीएफ ने आरोपी कासिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशीली गोलियां बेचने की फिराक में था। आरोपी कासिफ यूपी के मुजफ्फरनगर से नशे की गोलियां लेकर गया था। काशीपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर बाइक चुराता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो मोहल्ला किला का बताया जा रहा है। चोर की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये वीडियो बीते 31 दिसंबर का बताया जा रहा है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बाइक चोर की तलाश कर रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सांस्कृतिक नगरी के कटारमल में सूर्य मंदिर है, जिसे कत्यूरी राजा कटारमल ने बनवाया था। क्या है मंदिर की खासियत और विशेषता, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर कोणार्क के बाद सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है, जो कत्यूरी शासकों ने 9वीं शताब्दी में बनाया था। कटारमल में पूरा सूर्य परिवार 45 मंदिरों में विराजमान है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण एक रात में किया गया था। कटारमल में 7 घोड़ों में विराजमान भगवान सूर्य हैं, जिनकी उपासना पौष महीने के रविवार को विशेष रूप से की जाती है। साल में 2 बार 22 अक्टूबर और 22 फरवरी को सूर्य की किरणें सीधे भगवान सूर्य की मूर्ति पर पड़ती हैं। और यहाँ पर सूर्य के साथ साथ सौरोपासना होती है। पूरे सौरमंडल की उपासना यहाँ पर की जाती है। और कहते हैं कि जिस समय कालनेमी राक्षस ने अत्याचार किए थे, तो उस समय जो है उससे निजात पाने के लिए यहाँ पर एक बड़ादित्य की मूर्ति स्थापित की गई है समय की। और सूर्य देवता अंदर 7 घोड़ों में विराजमान हैं और लोग भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। और यहाँ पर जो है मई जून में काफी पर्यटक आते रहते हैं। मंदिर नागर शैली से बना है। इस मंदिर का स्थापत्य और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। पर्यटकों को भी कटारमल खूब भा रहा है। शांति और ध्यान के लिए भी पर्यटक मंदिर में पहुंचते हैं। यहाँ आया, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। इतनी पौराणिक चीज, हमारे भारत की धरोहर, जो आज देखने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। मैं भी आज पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शांति मिली दिल को। और बाकी क्या बताएं, हमारे अल्मोड़े का बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, तो आना चाहिए पर्यटन के लिए। पुरातत्व मंदिर आप देख ही रहे हो, पत्थरों से बना हुआ पुरातत्व मंदिर है। देवभूमि में कण कण में भगवान का वास माना जाता है, इसीलिए लाखों की संख्या में पर्यटक दर्शन के लिए काल भर पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली में दिसंबर का महीना पर्यटन के लिहाज से काफी अच्छा रहा। करीब 35,000 पर्यटक दिसंबर महीने में हिल स्टेशन पर पहुंचे और सबसे अधिक पर्यटक औली पहुंचे। लेकिन कम बर्फबारी की वजह से इस बार सैलानियों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर देखी जा रही है। चेयर कार और रोपवे से करीब 13,000 सैलानी औली घूमने के लिए पहुंचे। कड़ाके की ठंड रही, मगर पर्यटनों में और स्थानीय जनता में देखने को मिला कि इससे जो बर्फबारी ना होने से काफी मायूसी यहाँ पे पड़ी रही। और जो अभी पर्यटनों को जो आना जाना चाहता था वो बहुत कम रहा। कि बर्फ का ना पड़ना, यात्रियों का आना थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन फिर भी यात्री तो बड़े ही हैं हमारे। बेशक बर्फबारी नहीं भी हुई है, लगभग 5,000 यात्री हमारे रोपवे से जा चुके हैं इस माह में, और 8,000 हमारे चेयरलिफ्ट में जा चुके हैं यात्री। और राजस्व जो है वो भी काफी अच्छे हुआ है, 90 लाख के करीब हमारे इस माह में राजस्व भी इकट्ठा हो गया है। उत्तरकाशी में कुछ दिन आसमान में बादल रहने के बाद मौसम साफ हो गया है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के अगले 10 दिन होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में अगले कुछ दिन सूखी ठंड का असर देखने को मिल सकता है। सुबह शाम कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं, लेकिन दिन में खिली धूप लोगों को राहत दे रही है। जनपद उत्तरकाशी में कुछ दिन मौसम खराब रहने के बाद आज मौसम पूरी तरह से साफ है। हम आपको दिखा सकते हैं जनपद उत्तरकाशी में धूप खिली हुई है, पर ये जिस तरह से मौसम है उससे सूखी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। सुबह शाम पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। उस समय जनपद में सुबह शाम सिर्फ अलाव का सहारा है, जिससे लोग जो सूखी ठंड है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। बलबीर परमार, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। मौसम में बदलाव के चलते इन दिनों नई टिहरी जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है और सूखी ठंड का असर बच्चों और बुजुर्गों में देखा जा रहा है। बच्चों में वायरल और बुजुर्गों में सांस की प्रॉब्लम मरीजों की संख्या बढ़ाती जा रही है। जिला अस्पताल बौराड़ी में रोजाना 400 से 500 ओपीडी पहुंच रही हैं। डॉक्टरों का भी ये कहना है कि सूखी ठंड से बचाव के लिए खान पान का ध्यान रखें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड में खास एहतियात रखने की जरूरत है।